जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भूकंप, बाढ़, सूखा आदि की सुरक्षा, बचाव के उपाय और आपदा प्रबंधन। आज इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विकास एवं प्रगति बाधित होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आपदाएं होंगी, पर्यावरणीय समस्याएं होंगी, तो हमारा जो विकास है, हमारी जो प्रगति है, वह पूर्ण रूप से बाधित होगी। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ विपत्तियां मानव जनित भी होती है। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, यह इससे क्या होगा, जो मानव की जो विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आती हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, हिमखंड का पिघलना आदि, ये सब क्या है, यह एक प्राकृतिक ही आपदाएं हैं। ठीक है, विवेक, परस्पर सहयोग व प्रबंधन से हम इन आपदाओं से पार पाया जा सकता है। यानी किसके माध्यम से पाया जा सकता है? विवेक के माध्यम से, परस्पर सहयोग के माध्यम से, प्रबंधन, उचित प्रबंधन के माध्यम से हम इन आपदाओं से, इन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक जो समस्या है, इनसे हम निजात पा सकते हैं। ठीक है, जो हम कुछ प्रमुख आपदाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे बाढ़ आपदा। जो बाढ़ आपदा है प्यारे साथियों, यह बाढ़ क्या होती है? यह किसी बड़े भूभाग को जलमग्न कर देती है। इससे अपार जनधन की हानि होती है। यानी जो बाढ़ होता है, यह एक बहुत बड़े भूभाग को क्या कर सकता है? जल से भर देता है। ठीक है, पानी से भर, जैसे बिहार राज्य में बहुत बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ कहलाती है। इसके उत्तरदायी कारकों में पर्यावरण विनाश, भूस्खलन, बांध, तटबंध या बैराज का टूटना, सड़क तथा अन्य निर्माण कार्य, नदियों में बाढ़, गाद बढ़ना, नदियों में निर्मित बांधों से तलछट भरना आदि। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकता है पर्यावरण का विनाश भी, है ना, भूस्खलन, बांध, बड़े बड़े बांध बनते हैं, तटबंध यानी जो तटों को बांध दिया जाता है, जो भूस्खलन हो गया, मिट्टी अच्छा भूस्खलित हो गए, उससे क्या हो गया, बाढ़ की संभावना बन जाती है। बड़े बड़े बांध है वो टूट गए, इससे क्या होगा, बाढ़ की संभावना बन जाती है ना। बैराज का टूटना, जो बड़े बड़े जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, वो टूट जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ आती है। सड़क तथा अन्य निर्माण, यानी सड़कों के निर्माण, अन्य निर्माण के लिए क्या किया जाता है? नदियों में गाद बढ़ाना, है ना, नदियों में बड़े बड़े पिलर आदि उसको बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? नदियों को सुखा देते हैं, है ना। नदियों में निर्मित बांधों को तलछट भरना, जो नदियों में जो बांध बनाए उनको तलछटी तक भरना, ये हमारे देश में ना केवल वह क्या कर, ये बाढ़ की समस्या है। ठीक है, हमारे देश में ना केवल बाढ़ प्रभावित भूभाग बढ़ता जा रहा है, बल्कि बाढ़ प्रभावित जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। ना कि हमारे जो देश में जो बाढ़ से संबंधित जो जनसंख्या तो बढ़ रही है और स्थान भी बढ़ रहे हैं। तो यह एक गंभीर समस्या है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे प्यारे साथियों भूकंप के बारे में। हमने बाढ़ देख लिया, है ना, बाढ़ के कारण देख लिए और बाढ़ से प्रभाव देख लिए। अब हम देखेंगे भूकंप। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा के सर्वाधिक विनाशकारी रूपों में से एक कारण है। क्या है? यह प्राकृतिक आपदा के विनाशकारी रूप का एक सबसे मुख्य कारक है, यानी यह एक मुख्य प्रकार है। ठीक है, यह इसके कारण क्या होता है? व्यापक तबाही हो सकती है। भूकंप साधारण अर्थ है भूमि का कंपन। भूकंप का मतलब भू यानी भूमि और कंपन यानी कांपना, अर्थात भूमि का हिलना। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। क्योंकि हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है? लावा है, मैग्मा है ना। प्लाज्मा अवस्था में हमारे यहाँ मैग्मा है, लावा है। वो क्या करते हैं? चूंकि हमारी पृथ्वी में वो आंतरिक परिणाम के रूप आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली जो क्रियाओं का प्रभाव भूपर्पटी पर पड़ता। भूपर्पटी यानी पृथ्वी की सतह पर, यानी हमारा जो पृथ्वी की यह सतह, यह भूपर्पटी है। जब नीचे से हलचल वगैरह होती है, जब कोई प्रभाव पड़ता, क्योंकि वहां से गैस, लावा से गर्मी निकलती रहती है, या क्या, जब गर्मी निकलती है तो हमारे जो पृथ्वी के सबसे कमजोर भाग को देखती है, ढूंढती है, फिर वहां से ये जो लावा है, मैग्मा, यह पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? भूकंप होते हैं और उनमें अनेक क्रियाएं होने लगती है। जब पर्पटी की हलचल इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह चट्टानों को तोड़ देती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जब हलचल होती है तो इतनी तेज गति से होती है कि हमारे जो पृथ्वी की जो पर्पटी है उसको तोड़ देती है। ठीक है, उनसे किसी भ्रंश के साथ गति करने के लिए मजबूर कर देती है। जब पृथ्वी की सतह पर कंपन या झटके उत्पन्न हो जाते हैं तो कंपन या उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, चलिए
भूकंप का पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भूस्खलन धरातल का धंसाव, निर्मित पुलों भवनों जैसी संरचनाओं की क्षति या नष्ट होने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जो भूस्खलन या भूकंप क्या होता है, यह मानव निर्मित जो पुल है, भवन है, उनकी संरचना या की क्षति या नष्ट होने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यानी बड़े बड़े पुलों का ढह जाना, बड़े बड़े भवनों का गिर जाना, संरचना का नष्ट होना, यह क्या है, यह एक भूकंप के विनाशकारी ही प्रभाव हैं। वैसे तो भूकंप पृथ्वी पर कहीं भी और कभी भी आ सकता है, लेकिन इसके उत्पत्ति के लिए कुछ क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील होते हैं। लेकिन ये जो भूकंप वगैरह ये तो कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहां बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी के उन दुर्बल भागों से है जो वलन और भ्रंश की घटनाएं अधिक होती है। इसके साथ ही महाद्वीप और महासागरीय सम्मिलन के क्षेत्र में भी ज्वालामुखी भूकंप उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्थान हैं। ठीक है, यह उन स्थानों पर आता है जहाँ की जो भूप्रपट्टी है, जो वहाँ के भ्रंश है वह कमजोर है। ठीक है, और इसके कारण जो है तो यह महासागर और ज्वालामुखी के रूप में भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम चक्रवात की। यानी चक्रवात क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि इसमें वायु बाहर की ओर केंद्र की ओर घूमती है। जो वायु होती है वह बाहर से अंदर की ओर यानी सेंटर की ओर घूमती है। इसके केंद्र में न्यून वायुदाब तथा चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्योंकि जब चक्रवात आता है तो इसको जो केंद्र में जो निम्न वायुदाब पाया जाता है और जो साइड साइड में घूमते हुए कौन सा वायुदाब, उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि वायु क्षैतिज और लंबवत दोनों गति तेज में रहती है। इसमें आंधी तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि आदि भारी वर्षा होती है। इसके साथ क्या क्या होता है, आंधी भी आती है, तूफान भी होता है, ओलावृष्टि होती है, भारी वर्षा होती है, थोड़ी देर में मौसम परिवर्तन भी हो जाता है। इस संदर्भ में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन तथा टाइफून का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। जो हरिकेन और टाइफून जो चक्रवात है वह एक महत्वपूर्ण चक्रवात है। चीन ने इन्हें टाइफून और दक्षिणी संयुक्त राज्य एवं अमेरिका ने, मैक्सिको ने इन्हें हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, जो मुख्य चक्रवात है उसे चीन में क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है, और अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। इसकी गति लगभग 90 किलोमीटर से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से देखी गई है। वायु की तीव्र गति के कारण समुद्री जल में खंभे बनकर तटवर्ती क्षेत्रों में घुसकर विनाश का भयावह तांडव करते हैं। यह क्या करते हैं, समुद्री जल के जो खंभे के रूप में बनकर यह जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो निकटवर्ती क्षेत्र है, उनमें यह तांडव करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चक्रवात। अब हम देखेंगे भूस्खलन क्या होता है। तो प्रायः पर्वतीय भागों जैसे भारत के हिमालयी पर्वत में ढालू भागों में घटती है। यह जो भूस्खलन है यह कहाँ घटती है, ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर है ना, ये क्षेत्र जो उत्तर पठारी एरिया है वहाँ पे यह इस प्रकार की घटना घटित होती है। चट्टानों के नीचे खिसक कर भूस्खलन कहलाता है। जो चट्टाने हैं, जो बर्फ के रूप में चट्टाने हैं, वह क्या होती है, जो बड़ी बड़ी चट्टाने वह भूस्खलन यह खिसक आती है नीचे की ओर। ठीक है, यह क्रिया प्राकृतिक और मानवीय कारकों से हो सकती है। यह क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक मानवीय हो सकती है और एक प्राकृतिक रूप से हो सकती है। मानवीय रूप से क्या, जैसे बहुत से लोग पेड़ों को काटते हैं, इससे क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी हो वो कमजोर हो जाती है, सड़क अवरुद्ध हो जाती है, बांध टूट जाते हैं, गांव शहर नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन के लिए प्राकृतिक कारणों में भूकंप सबसे प्रभावशाली कारक है। कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली, भूकंप है, क्योंकि जब भूकंप होगा पृथ्वी हमारी प्राकृतिक इसके साथ ही वनों का ह्रास, जल के रिसाव, अपप्रशय, भूक्षरण आदि अधिक वर्षा के साथ ही मानवीय क्रियाएं जैसे सड़क निर्माण, उत्खनन, सुरंग, बांध, जलाशय में भूस्खलन को बढ़ावा मिलता है। सिक्किम, भूटान, नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण प्रायः मार्ग क्या हो जाते हैं, वह अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके लिए जो मानव के जो प्रमुख कार्य है, जैसे सड़क निर्माण करता है, उत्खनन करना है ना, सुरंग बनाना, बांध बनाना, जलाशय का निर्माण करना, ये सब क्या है, यह एक मनुष्य जो मानवीय प्रक्रियाएं हैं, इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं भूस्खलन की समस्या हो जाती है। जैसे सिक्किम, भूटान तथा नेपाल जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम सुनामी के बारे में। तो सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना। सु का अर्थ होता बंदरगाह और नामी का मतलब होता लहरें। यानी जो बंदरगाह में जो लहरें आती हैं इन्हें
ज्वारीय या भूकंपी लहरें भी कहते हैं। समुद्र की सतह हिलने के कारण तली के जो ऊपर भरा जो पानी नीचे ऊपर उठता रहता है। सुनामी में क्या होता है कि जो पानी होता है समुद्र के अंदर वह ऊपर नीचे उठता गिरता रहता है। इससे क्या होता है, सुनामी की लहरें पैदा होती है। भारत में सुनामी का मुख्य केंद्र उत्तरी भाग एक ही संवेदनशील भूकंपी पट्टी से जुड़ा है। यह पट्टी गुजरात के भुज क्षेत्र से हिमालय की तलहटी और म्यांमार होते हुए सुमात्रा द्वीप तक है। यह जो सुनामी की जो पट्टी है यह गुजरात के भुज क्षेत्र से हिमालय की जो तलहटी है और म्यांमार से होते हुए एक सुमात्रा द्वीप तक यह वहाँ तक जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे बादल का फटना। तो इनमें हवाएं तेज यह जो बादल फटते हैं इससे हवाएं तेज होने के कारण यह घटना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिजली की चमक, बादलों की गरज के साथ तीव्र वर्षा होती है। इसमें जो जब बादल फटता है तो बिजली भी चमकती है और बादलों की गरज के साथ बहुत अधिक वर्षा होती है। ओलापात भी होता है। मूसलाधार बारिश के कारण गांव के गांव बह जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जो मानव जनित आपदाएं हैं इनका निराकरण हमारी सूझबूझ, सावधानी, विवेक व परस्पर सहयोग से संभव है। देश में लगभग हर समय किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जनित अन्य प्रकार की आपदाएं आती रहती है। इनका प्रबंधन करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इन आपदाओं के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो आपदा प्रबंधन के दो विभिन्न और महत्वपूर्ण पहलू हैं। कौन कौन से हैं? आपदा के पहले, आपदा के बाद का प्रबंधन, यानी हमें आपदा आने से पहले प्रबंधन कर लेना चाहिए और आपदा आने के बाद प्रबंधन कर लेना चाहिए। पूर्व प्रबंधन जो जोखिम प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपदा के आने से पहले जब हम प्रबंधन कर लेते हैं तो यह क्या होता है, आपदा के आने से पहले ही हम इसको निपटा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं बना सकते हैं। ठीक है, आपदा जोखिम भयंकरता व संवेदनशीलता के संगम से पैदा होता है। यह किसके माध्यम से होता है? जोखिम भयंकरता और संवेदनशीलता के माध्यम से पैदा होते हैं, जो मौसमी विविधता या समय के साथ बदलता रहता है। जोखिम प्रबंधन यानी आपदा प्रबंधन के तीन अंग है। कैसा है? जोखिम की पहचान यानी आपदा की पहचान करना, आपदा में कमी व जो आपदा का स्थानांतरण करना, किसी भी आपदा के जोखिम को प्रबंधित करने के लिए प्रभावकारी रणनीति की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, जोखिम की पहचान से ही होती है। इसमें प्राकृतिक ज्ञान और बहुत धीमी सीमा तक व अधिक सीमा तक उसमें जोखिम के बारे में सूचनाएं शामिल होती है। इसमें विशेष स्थान के प्राकृतिक वातावरण के बारे में जानकारी के अलावा वहां आ सकने वाले पूर्व निर्धारण शामिल है आपदा प्रबंधन में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि समस्या आने से पहले ही हम उसका समाधान कर लेते हैं। इस प्रकार एक उचित निर्णय लिया जा सकता है कि कहाँ व कितना निवेश करना है। एक ऐसी परियोजना को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है जो आपदाओं को गंभीर प्रभाव के सामने स्थिर हो सके। अतः जोखिम प्रबंधन व इससे जुड़े पेशेवरों का कार्य जोखिम क्षेत्रों में पूर्वानुमान, लगभग उसके खतरे का निर्धारण का प्रयास करना तथा उसके अनुसार सावधानी बरतना, मानव संसाधन व वित्त जुटाना व अन्य आपदा प्रबंधन से इस प्रकार उप शाखा का ही एक अंग है। तो इसके लिए जो आपदा प्रबंधन आने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उचित प्रबंधन करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि लोगों को जो है तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति को प्रभावशाली ना बनाएं, प्रकृति का विनाश ना करें और मानव जीवन की रक्षा करें। ठीक है, आई होप साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।